भगवान राम की 22 जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे देश में दिवाली मनेगी और ये सब लोग भूखे रहेंगे। जिस घर में दशरथ भूखा है, वहाँ के राम की पूजा कैसे हो सकती है? हम हमारे पेशेंट्स की कला है, और जब कलाई जब आवाज देती है तो धरती फटती है। और हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि परमात्मा की हमारी आवाज भगवान राम तक पहुंचेगी, हमारी कलाई पहुंचेगी और मोदी जी को हमारा काम करना ही पड़ेगा। नमस्कार, देश की सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन के साथ साथ EPS 95 हायर पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, EPS पेंशन पर आखिरकार बड़ी चूक क्या है और 11 और 12 तारीख को क्या हंगामा होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। EPS 95 हायर पेंशन को लेकर नई भेजा गया पेंशनर्स का डाटा, 11 को BSP और 12 को EPFO के खिलाफ बड़ा हंगामा करने की तैयारी जो है यहां पर आप सभी पेंशन धारकों के द्वारा कर ली जा चुकी है। वही दोस्तों, अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देश भर में शुरू कर दी है रिले हंगर स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा संघ कर्मिक अनशन यहां से 8 तारीख से आप सभी के लिए शुरू हो चुका है और 11 जनवरी 2024 तक नई दिल्ली के अंदर चलेगा। ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स फेडरेशन के बैनर के तले दोस्तों आप सभी के लिए यह बड़ा प्रदर्शन शुरू किया गया है। इससे आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। साथ ही दोस्तों 4% बढ़ाया जाएगा DA, नोटिफिकेशन हो गया है आप सभी के लिए जारी। तो दोस्तों, बड़ा नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जारी हुआ है। वही दोस्तों, बजट 2024 को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। अब लगातार छठा बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आप सभी के लिए। इस बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वहीं पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं EPS 95 पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। EPS 95 हायर पेंशन गुड अपडेट। जी हां दोस्तों, पेंशन पर बड़ी चूक, 11 और 12 तारीख को हंगामा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बहुत ही बड़ी जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर साझा की गई है। EPS 90 हायर पेंशन पर नहीं भेजा गया पेंशनर्स का डाटा, 11 को BSP और 12 को EPFO के खिलाफ बड़ा हंगामों को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, EPS 95 हायर पेंशन को लेकर अब गुस्सा भड़कता जा रहा है। EPFO के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। BSP रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन भिलाई के बैनर के तले 11 जनवरी को BSP AIR डिपार्टमेंट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अगले ही दिन यानी कि 12 जनवरी को EPFO कार्यालय यानी कि रायपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शांत कुमार का कहना है कि BSP और EPFO की टॉलमेल से रवैये से लगता है कि हायर पेंशन में देरी हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। हायर पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के बेसिक एरियर पर जिनका डाटा स्पष्टीकरण भेजना था उनका डाटा नहीं भेजा गया है, और जिनका डाटा यूं कहें तो 8 से 10 वर्षों से सेवानिवृत्त होने के बाद उनका डाटा भेज दिया गया था। लेकिन EPS 95 को लेकर 2001 तक जिन्होंने ज्वाइनिंग का उनका स्पष्टीकरण डाटा नहीं भेजा गया है, जो लोग वर्तमान में सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हैं, उन लोगों को EPFO का डाटा रिमांड लेटर भेजा गया है। EPFO का कहना है कि प्रबंधन द्वारा जो हायर पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों का आवेदन और डाटा EPFO रायपुर को प्राप्त हुआ है, ऐसे करीब 17,000 आवेदन हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए EPFO द्वारा डाटा प्रबंधन को स्पष्टीकरण भी यहां पर मांग लिया गया है। वहीं दोस्तों, शांत कुमार का कहना है कि BSP प्रबंधन द्वारा जिनका डाटा स्पष्टीकरण भेजा गया है उन अभी तक नहीं भेज चुके हैं, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। BSP प्रबंधन कहता है कि यहां पर 9,284 लोगों का डाटा भेज दिया है, लेकिन वह तो 2001 के बाद ज्वाइन किए हुए लोग हैं। कुल मिलाकर बॉल को एक दूसरे से कॉट आउट लिया जा रहा है। हाल फिलहाल में ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। सेवानिवृत्ति हुए लोग कभी इस कोर्ट की ओर तो कभी दूसरे कोर्ट की ओर देख रहे हैं। अब कर्मचारियों के लिए पेंशन पर एक पहेली बनकर रह गई है। EPFO के पास कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राशि जमा हुई है, लेकिन उनका पेंशन को कोई रिलीज नहीं किया गया है। इसका जवाब भी EPFO को देना होगा और EPFO हाल ही में नहीं इसका जवाब दे पा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर 11 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे AIR कार्यालय के सामने BSP रिटायर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन भिलाई के द्वारा प्रदर्शन का मांग पत्र सौंपा जाएगा और 12 जनवरी को दोस्तों EPFO कार्यालय रायपुर में अपनी मांगों के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने सहित साथ ही सभी सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सुविधा देने जैसी मांगों को लेकर हो रही राष्ट्रव्यापी आंदोलन में एकजुटता यहां पर जो है व्यक्त की जाएगी। इस पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, केंद्र और राज्यों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर में शुरू कर चुके हैं रिले हंगर स्ट्राइक। जी हां, आखिरकार ये रिले हंगर स्ट्राइक क्या है, कब से कब तक चलेगी? EPS 95 पेंशन धारकों की ओल्ड पेंशन मांग
को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आएगी इस रिले हंगर स्ट्राइक से, और पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा संघ जेएस के यहाँ पर जो है क्रमिक अनशन जो है वो शुरू हो चुका है, और ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स फेडरेशन के द्वारा जिनके बैनर के तले ये प्रदर्शन शुरू किया गया है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि आखिर प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ है, इस प्रदर्शन से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होगी, तमाम मांगे क्या इसमें रहेगी, एक के बाद एक जानकारी विस्तार से आप सभी को बताने जा रहे हैं। इसलिए निवेदन आपसे यही करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार माजरा क्या है, मामला क्या है, क्या प्रदर्शन आप सभी के लिए शुरू हुआ है, इससे पेंशन धारकों को क्या बड़ी खुशखबरी लग सकती है, उम्मीद क्या इससे दिख रही है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले सरकार को चेताने के लिए देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग एक्ट ऑफ एक्शन जेसीएस की संयोजक शिव गोपाल मिश्रा सहित कई एसोसिएशन की पदाधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लिया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है एसोसिएशन और फेडरेशन इस रिले हंगर स्ट्राइक में विभिन्न यहाँ पर जो फेडरेशन है वो भाग ले रही है। तो दोस्तों इन विभागों में हुआ था स्ट्राइक बेल्ट। आखिरकार स्ट्राइक बेल्ट कहां पर हुआ था जिसके बाद रिले हंगर स्ट्राइक को शुरू किया गया? तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत रामलीला मैदान में रैली और धरना प्रदर्शन हुए थे। कर्मचारियों ने सरकार को चेताया था कि इस मुद्दे पर देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। इस हड़ताल के लिए देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा की सहमति मिल चुकी थी। स्ट्राइक बेल्ट में रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू नहीं होने की स्थिति में हड़ताल पर जाने के लिए तैयार थी। इसके अलावा रक्षा विभाग के सिविल के जो 4 लाख कर्मचारी थे उनमें से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में नजर आ रही थी। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले देश भर में सरकारी कर्मचारी रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। यह स्ट्राइक सरकार को चेताने के लिए की जाएगी और वह स्ट्राइक आप सभी के लिए शुरू कर दी जा चुकी है। जल्द शुरू हो सकती है अनिश्चितकालीन हड़ताल। इसको लेकर भी बड़ी खबर है दोस्तों। एएनजेसीएस के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में बहुत ही जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है। इस हड़ताल की स्थिति में रेल थम जाएगी और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों में कामकाज बंद हो जाएगा। इसके चलते केंद्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में अब सरकारी कामकाज प्रभावित होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, संगठनों, प्रतिष्ठानों की में अंदर जो है 8 तारीख से ये शुरू हो गया और 11 तारीख तक चलेगा। और रिले हंगर स्ट्राइक अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला चरण है। विभिन्न कर्मचारी संगठन भूखे रहकर सरकार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगी। रिले हंगर स्ट्राइक में एक निर्धारित अवधि के बाद कर्मचारियों की दूसरी टोली भूख हड़ताल पर पहुंच जाएगी। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। केंद्र सरकार ने इस बाबत कमेटी का गठन किया है। हालांकि उसमें ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। कमेटी केवल एनपीएस में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। पहले संसद सत्र में भी लोकसभा सदस्य नव कुमार सरगनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमानी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि ओपीएस बहाली के लिए केंद्र सरकार के पास हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी प्रस्ताव लंबित और विचाराधीन नहीं है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक ओपीएस पर केंद्र सरकार और सरकारें जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार कर्मचारी जो है उनकी आवाज बुलंद कर रही हैं। कर्मचारी संगठनों ने रामलीला मैदान में रैली की, सरकार के समक्ष प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपीएस की मांग उठाई। हमने सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार को एनपीएस खत्म करना होगा और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाली करनी पड़ेगी। ओपीएस एक गैर राजनीतिक मुद्दा है। केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी चाहे जिस भी दल के हो, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है। ज्वाइंट फॉर्म में केंद्रीय संगठनों के अलावा राज्यों की 36 संगठन जो हैं वो यहाँ पर शामिल है। चुनाव में बड़े उलटफेर का भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजेसीए की संचालक समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है और चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक साबित होगी। और इसमें साथ ही साथ कहा गया कि पीएफआरडी में संशोधन के बिना ओपीएस संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी होगी। एनपीएस का पैसा है पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि पीएफआरडी के पास जमा है। नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय मद में जहां पर ये पैसा नहीं दिया जा सकता वह केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जिसने इसका योगदान किया है। तो ओपीएस लागू करने से पहले पीएफआरडी में संशोधन करना पड़ेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट वर्कर्स सरकार के समक्ष बड़े स्तर पर यह मांग उठाई है। इस बाबत नवंबर में रामलीला मैदान में
कन्फेडरेशन ने एक विशाल रैली का भी आयोजन किया था। और दोस्तों 18 साल बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को भी मिली है यहाँ पर इतनी पेंशन। यानी कि दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि एनपीएस में कर्मचारी जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन भी है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मचारी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? एक कर्मचारी को एनपीएस के तहत 2417 रुपए की मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपए की और तीसरे को यहाँ पर 4900 रुपए की प्रतिमाह पेंशन मिली है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह क्रमशः 15,250, 17,150 और 28,450 रुपए की पेंशन मिलती। तो एनपीएस में कर्मचारियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। और इसी को लेकर दोस्तों कन्फर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर जो कर्मचारियों में है काफी सारा रोष है और इसी रोष को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। और इसी धरना प्रदर्शन को देखते हुए आम सभी के लिए कोई मांगे मंजूर करवाने की भरसक प्रयास की जा रहे हैं, जिसका चुनाव 2024 पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। जहां पर यहाँ पर जो है 10 करोड़ लोगों का यहाँ पर संख्या बताई जा रही है और 10 करोड़ लोग देश की राजनीति में वोटों का एक अहम महत्व रखते हैं। और इसी के साथ जो कर्मचारी संगठन है वो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को मंजूर करवाने के लिए ये सुनहरा मौका 2024 का लोकसभा चुनाव खोना नहीं चाहती, इसलिए सभी एकजुट हो रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और पेंशन से जुड़ी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई नई वीडियो आपको सबसे पहले सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देखने को मिल